Assalamu alaikum, my dear students. Dear friends, today we will discuss another lecture of reproduction, that is structure of egg. Structure of egg, जिसको आप दूसरा नाम बोलते हैं बेटा ओम। इसका स्ट्रक्चर क्या है उसी को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये केस में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल, अगर आप देखेंगे, क्या स्टडी ऑफ एग्स इज कॉल्ड ऊलॉजी। स्टडी ऑफ एग्स इज कॉल्ड ऊलॉजी। याद रखना बच्चों, द स्टडी ऑफ एग्स इज कॉल्ड ऊलॉजी। जो ये एग होता है बेटा, मानो दिस इज एन एग, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब है किस इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं हाफ। तो हाफ का मतलब है, मिसाल इन ह्यूमंस वी आर हैविंग 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसका मतलब यही है, इसका बोलते हैं हम डिप्लॉइड, 2n नंबर ये होता है। लेकिन जब एग्स को देखा जाता है बेटा, तो इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स खाली 23 होते हैं। इसी को हम कहते हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसका मतलब है हमारा n वैल्यू होता है 23 और हमारा 2n वैल्यू होता है 46। वो ह्यूमन एग्स जो होते हैं यहां, तो हम लिखेंगे दे आर हैप्लॉइड। दूसरी बात यह है बेटा कि जो हमारे एग्स होते हैं ये होते हैं नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल क्या होते हैं बच्चों? नॉन मोटाइल। वो ह्यूमन एग्स आर आल्सो नॉन मोटाइल। नंबर 1 दे आर हैप्लॉइड, नंबर 2 दे आर नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब है ये खुद ब खुद उधर इधर नहीं जाते हैं। ये नॉन मोटाइल होता है, इनके पास मोटिलिटी नहीं होती है, ये उधर घूमते नहीं है, इनको घुमाना पड़ता है। नंबर थर्ड जो होता है बेटा कि जो ह्यूमन एग्स होते हैं दे आर ऑवल इन शेप। शेप इनकी जो होती है वो होती है बेटा किस शेप के होते हैं? दे आर ऑवल इन शेप। वो सबसे पहले स्टडी ऑफ एग्स इज कॉल्ड ऊलॉजी। द ह्यूमन एग्स आर हैप्लॉइड, ह्यूमन एग्स आर नॉन मोटाइल एंड ह्यूमन एग्स आर ऑवल इन शेप। आर यू गेटिंग मी? तो नंबर 2 जो इनका ये मेम्ब्रेन होता है, ये मानो ये एग है हमारे पास, ये इर्द गिर्द, एग इज अ सेल। ये याद रखना बच्चों, एग इज एक्चुअली हैप्लॉइड सेल। इस सेल के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं ऊलीमा। क्या बोलते हैं बच्चों? ऊलीमा। ऊलीमा, तस्लीमा नहीं, ऊलीमा। इसका नाम क्या है बेटा? ऊलीमा। वी कैन से द मेम्ब्रेन ऑफ द एग इज कॉल्ड एज ऊलीमा। इसके साइटोप्लाज्म, ये है इसका साइटोप्लाज्म, इसको कहते हैं हायालोप्लाज्म। सॉरी, इसको कहते हैं ऊप्लाज्म। ऊप्लाज्म, ठीक है ना बच्चों? Ooplasm is the cytoplasm of the egg. Membrane of the egg is called as oolyma. Oolyma is the membrane of egg. और second one is the cytoplasm of the egg is called as ooplasm. अगर हम देखेंगे बेटा, इसके अंदर होता है एक न्यूक्लियस। मानो here it's the nucleus inside here in the we can say that egg. ये जो न्यूक्लियस होता है बेटा, ये हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा? हैप्लॉइड होगा। इसके न्यूक्लियस को हम कहते हैं जर्मिनल वेसिकल। याद रखना बच्चों, जर्मिनल वेसिकल। जर्मिनल वेसिकल किसको बोलते हैं? द वेसिकल, इसको हम कहते हैं द न्यूक्लियस ऑफ द एग इज कॉल्ड एज जर्मिनल वेसिकल। यू नो दैट न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोलस। तो उसके न्यूक्लियोलस को हम कहते हैं जर्मिनल स्पॉट। क्या बोलते हैं बच्चों? जर्मिनल स्पॉट। जर्मिनल वेसिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ द एग एंड जर्मिनल स्पॉट इज द न्यूक्लियोलस ऑफ द एग। क्लियर? तो यहां तक क्लियर हुआ ना बेटा? ओके। अब एक इंपॉर्टेंट चीज,
वो सिखाने जा रहा हूं बेटा आप लोगों को। वो ये है, मानो बच्चों ये है हमारे पास एग, ये है एग, ठीक। मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, अभी मैंने बोला ऊलीमा। अच्छा, इसके साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, अभी मैंने बोला ऊप्लाज्म। शाबाश। इसके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं बच्चों, जर्मिनल वेसिकल, जर्मिनल वेसिकल। इसके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, जर्मिनल स्पॉट। अगर हम कहते हैं जो इसका ये साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म को कहते हैं हायालोप्लाज्म। आउटर जो साइटोप्लाज्म है इसको मैंने ओप्लाज्म बोला, लेकिन इसके आउटर वाले पार्ट को यानी इस ओप्लाज्म के आउटर वाले पोर्शन को हम कहते हैं हायालोप्लाज्म। वो आउटर पार्ट ऑफ ओप्लाज्म इज कॉल्ड एज हायालोप्लाज्म। हायालोप्लाज्म याद रखना बच्चों, क्या बोलते हैं, हायालोप्लाज्म। वो आउटर पार्ट ऑफ द वी कैन से दैट ओप्लाज्म इज कॉल्ड एज हायालोप्लाज्म। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या काम है इसका, इसकी जो फंक्शन है, यहां अल्लाह ताला ने इसमें रखे हैं छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स। ये है ग्रेन्यूल्स, किस पोर्शन में, हायालोप्लाज्म में। इन ग्रेन्यूल्स को हम कहते हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स को हम बोलते हैं कार्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये इंपॉर्टेंट याद रखना बच्चों, भूलना नहीं। इस साल हो सकता है नीट में क्वेश्चन होगा। ये कहते हैं इसको हम बेटा कार्टिकल ग्रेन्यूल्स, कार्टिकल ग्रेन्यूल्स। वो कार्टिकल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट, कहां प्रेजेंट होते हैं, इन हायालोप्लाज्म। हायालोप्लाज्म कंटेन कार्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या फंक्शन है सर इनकी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मानो यहां से आया स्पर्म, ये स्पर्म है, स्पर्म हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है बेटा, हैप्लॉइड होता है। एग भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। बनता है क्या है, जाइगोट। हैप्लॉइड होगा डिप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड होता है। अगर हम यहां देखेंगे, याद रखना बच्चों, ये जो हमारे पास कार्टिकल ग्रेन्यूल्स है ना, जो ही स्पर्म आता है, मानो ये यहां से आया, ये स्पर्म, इसने इसको टच किया, जो ही इसको टच करता है, ये एक खाली स्पर्म एक नहीं होता, यू नो दैट दे आर वी कैन से इन मिलियंस, इन थाउजेंड्स दे रीच टुवर्ड्स द एग। अगर हम यहां देखेंगे, यहां से आया दूसरा स्पर्म, यहां से आया तीसरा स्पर्म, है लाइक दिस, ये है स्पर्म। जो ही ये आता है, जो पहला स्पर्म यहां टच करता है ना, उसी टाइम इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। रिमेंबर दिस थिंग, शॉक मतलब ये कार्टिकल ग्रेन्यूल्स बाहर आते हैं, ये बाहर आता है, ये बाहर आते हैं। कौन आए बाहर, कार्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्रॉम हायालोप्लाज्म। जिस वक्त किसने टच किया है, स्पर्म ने टच किया। जो ये बाहर आते हैं, दे रिलीज देयर कंटेंट, दे रिलीज देयर केमिकल्स। यहां से बाहर आता है कुछ केमिकल्स, ये बाहर से ये कवर करता है, इसको बंद करते हैं, इस मेम्ब्रेन को। यानी जो ये कार्टिकल ग्रेन्यूल्स है, ये कुछ मटेरियल्स कंटेन करता है, वो पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह। तो जब ये बाहर आते हैं, ये मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द कवरिंग बनाते हैं, ताकि बाकी स्पर्म आप इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। इन कार्टिकल ग्रेन्यूल्स का काम क्या होता है, दे प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। क्या करता है बेटा, पॉलीस्पर्मी। पॉली मीन्स मेनी, स्पर्मी मीन्स बहुत सारे स्पर्म्स को टच करने से यानी फर्टिलाइज करने से बचाता है। कौन, कार्टिकल ग्रेन्यूल्स। व्हाट इज नाउ द फंक्शन ऑफ कार्टिकल ग्रेन्यूल्स, द फंक्शन ऑफ कार्टिकल ग्रेन्यूल्स टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। खाली एक ही स्पर्म इसको क्या करता है बेटा, फर्टिलाइज कर पाता है। तो कार्टिकल ग्रेन्यूल्स किस पार्ट में होते हैं, हायालोप्लाज्म में। जिस मानो यहां से आया स्पर्म, इसने इसको टच किया है, जिस साइड से, मतलब मैं बोलूंगा, जो ये हमारे पास एग होता है ना बेटा, इसके पास होती है एक डेफिनेट पोलैरिटी। डेफिनेट पोलैरिटी का मतलब है, समझो मेरी बात, मैं यहां लिखूंगा बेटा, एग जो हमारे पास होता है बेटा, इसको होती है क्या, एक डेफिनेट पोलैरिटी। डेफिनेट पोलैरिटी मींस हियर इट इज एन एग, यहां से आया स्पर्म, इसने टच किया बेटा, जिस साइड से ये टच हुआ ना, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल पोल। एम्ब्रियोनल पोल, ठीक। इस पोल को हम नाम देते हैं बेटा, कौन सा पोल, इट इज कॉल्ड एज एन एम्ब्रियोनल पोल, या इसको हम कहते हैं एक्टिव पोल।
एक्टिव पोल, ठीक, या इसको हम तीसरा नाम देते हैं बेटा एनिमल पोल। एनिमल पोल, किस पोल को हम एनिमल पोल बोलते हैं? जिस साइड से किसने, इस वाली साइड को हम कहेंगे एनिमल पोल। जो इसका अपोजिट एंड होता है, ये वाला एंड, इसको हम बोलते हैं एब एम्ब्रियोनल पोल। एब एम्ब्रियोनल पोल, एब एम्ब्रियोनल पोल, या इसको हम बोलते हैं इनएक्टिव पोल। इनएक्टिव पोल, या इसको हम बोलते हैं वेजिटल पोल। वो वी कैन से दैट इसके दो अपोजिट पोल्स होता है, इसलिए हम कहते हैं जो हमारे पास ये एक्स होते हैं, इनके पास होती है एक डेफिनेट पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब इसको एक एम्ब्रियोनल पोल होता है, या जिसको हम बोलते हैं एक्टिव पोल, या जिसको बोलते हैं एनिमल पोल। दूसरे वाले इसी वाले अपोजिट साइड को हम बोलते हैं एब एम्ब्रियोनल पोल, इन एक्टिव पोल, और इसको हम बोलते हैं वेजिटल पोल। रिमेंबर दिस थिंग। इसी वाले पोल से जो ही एग को टच किया, एक्चुअली एग नहीं होता, ये सेकेंडरी oocyte है, अगर याद होगा लेक्चर। जो ही ये टच करता है ना, ये करता है कंप्लीट अपना 89 सेकंड, उसी टाइम 89 सेकंड, और इसी वाले पोल से बनती है कौन? दैट इज कॉल्ड एज सेकंड पोलर बॉडी। मींस जो ही इसने इसको टच किया है, सेकंड पोलर बॉडी भी बन गई और पूरा ओम भी बन गया। फिर इसी साइड से इसको टच भी हुआ, एम्ब्रियोनल पोल कहलाएगा। ये वाली, ये जो दूसरी सेल बन गई ना, ये डिजेनरेट हो जाते हैं। एनीवे, याद रखेंगे आप लोग, इसी साइड से बनती है सेकंड पोलर बॉडी भी। किस पोल से? एम्ब्रियोनल पोल से ही बनती है बेटा। क्या? दिस वी कैन से दैट दिस सेकंड पोलर बॉडी। इस ये जो एब एम्ब्रियोनल पोल है ना, यहाँ यॉक सिन ये हो जाता है कंसंट्रेट। जून वन, अगर तुम ठूल खोमुत अंदर किन से दिस येलो कलर का वो जो स्ट्रक्चर होता है, उसको हम यॉक कहते हैं बेटा, YOL के। तो उसको आप अगर आप देखेंगे ना, ये यहाँ कंसंट्रेट एग्स में टुवर्ड्स द एब एम्ब्रियोनल पोल कंसंट्रेट हो जाता है। इशासन अपरी याद किस था, दिस यॉक इज टुवर्ड्स एब एम्ब्रियोनल पोल। क्लियर? शाबाश। अब आगे क्या है देखो। देखो बच्चों, अगर हम देखेंगे जो ये ह्यूमन एग्स होते हैं ना, ह्यूमन एग्स, हमारे एग्स में यॉक बहुत कम होता है, या हम बोलेंगे नहीं होता है। ह्यूमन एग्स जिनमें यॉक नहीं होगा उनको हम बोलते हैं एलेसिथल। एलेसिथल, ठीक, क्या बोलते हैं? एलेसिथल। पूरा याद रखना, एलिस्टल। ह्यूमन एग्स आर एलिस्टल। एलिस्टल का मतलब है विदाउट, without yolk, without yolk. Clear? Number second है human eggs are, we can say that, non-coelodic. coelodic. non-coelodic का मतलब है इनके इर्द गिर्द शल नहीं होता है, यानी without shell. अगर तुम वुचमुत आसो कोकरी हुंद ठूल, तथ शल, तो दे आर सीलोडिक। मगर ह्यूमन एग्स शल आसन नेबर किन कहीं, एंड हिंस जो हमारे एक्स ह्यूमन एग्स होते हैं बेटा, दे आर नॉन सीलोडिक। नॉन सीलोडिक। क्या हमारे एग्स लेसिथल होते हैं कि एलेसिथल होते हैं बेटा? एलेसिथल होते हैं, याद रखना, ये भूलना नहीं। सुनो मेरी बात बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा। मानो ये हमारे पास ह्यूमन एग है, इसके मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? अभी मैंने बोला, द मेम्ब्रेन ऑफ द एग इज कॉल्ड एज उलीमा। इसके ये बोलेंगे हम उलीमा, उलीमा, है ना बच्चों? इसके इर्द गिर्द एक सेल्यूलर लेयर होती है। दिस इज ए सेल्यूलर लेयर, पढ़ाया मैंने आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर्स में। यह है सेल्यूलर लेयर। इस सेल्यूलर लेयर को हम बोलते हैं करोना, करोना radiata. This is a cellular layer synthesized by the ovary. This cellular layer around the egg is called as corona radiata. Are you getting me? इनके बीच में, यानी करोना रेडिएटा और उलीमा के बीच में एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होती है।
दिस लेयर ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। इस ग्लाइकोप्रोटीन लेयर को हम कहते हैं ज़ूना पेलुसिडा। ज़ूना पेलुसिडा, याद रखना, ज़ूना पेलुसिडा। But we can say that the outer cellular layer around the egg is called as corona radiata, and the membrane of the egg is called as ulema. Between the two is a glycoprotein, then a glyco carbohydrate plus protein की एक layer होती है. This is not a cellular layer. इसको हम कहते हैं ज़ूना पेलुसिडा। अल्लाह ताला ने इस पे रखे हैं कुछ ऐसे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन फैक्टर्स जिनको हम कहते हैं एंटी फर्टिलाइजेंस। सॉरी, इनको कहते हैं फर्टिलाइजेंस। इनका नाम आता है ZP1, ज़ूना पेलुसिडा फर्स्ट, ज़ूना पेलुसिडा सेकंड एंड ज़ूना पेलुसिडा थर्ड। आर यू गेटिंग मी? अगर हम देखेंगे एंटी फर्टिलाइजेंस ZP1, ZP2, ZP3 फर्टिलाइजेंस होते हैं बेटा इस पे स्पर्म के मेम्ब्रेन पे फर्टिलाइजेंस होता है, और एंटी फर्टिलाइजेंस ये होता है ZP1, ZP2 एंड ZP3। ज़ूना पेलुसिडा फर्स्ट, ज़ूना पेलुसिडा सेकंड एंड ज़ूना पेलुसिडा थर्ड, they possess, what are they are fertilizers. Remember this, they are fertilizers. ZP1, ZP2 and ZP3 ये फर्टिलाइजेंस होते हैं। रिमेंबर, ये फर्टिलाइजेंस होते हैं और स्पर्म के मेम्ब्रेन पे होते हैं एंटी फर्टिलाइजेंस। दीज आर कॉल्ड एज ZP1, ज़ूना पेलुसिडा फर्स्ट, ज़ूना, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ज़ूना पेलुसिडा सेकंड एंड ज़ूना पेलुसिडा थर्ड। आर दे फर्टिलाइजेंस और एंटी फर्टिलाइजेंस? दे आर फर्टिलाइजेंस। और इसके एंटी फर्टिलाइजेंस होते हैं किसके मेम्ब्रेन पे? स्पर्म। जब ये मैच हो जाते हैं तब जाके फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अगर मैच नहीं हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। इसलिए ह्यूमन एग को कोई और स्पीशीज फर्टिलाइज नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके स्पर्म पे उसका अपना एंटी फर्टिलाइजर नहीं होगा। ये मैच हो जाता है, ह्यूमन एग्स के फर्टिलाइजर्स मैच हो जाते हैं एंटी फर्टिलाइजर्स ऑफ इट्स ओन स्पर्म, ओन स्पीशीज। क्लियर? ओके, अब आगे क्या है? अगर हम देखेंगे सबसे बड़ा एग जो होता है वो होता है बेटा ऑस्ट्रिच का। ये याद रखना, बड़ा एग, बड़ी सेल, ऑस्ट्रिच। तो वो एग जो होता है वो बड़ा होता है, और छोटे एग्स जो होते हैं वो दे आर प्रेजेंट इन पॉलीचीट्स। एनालिटिक्स पढ़ा होगा, पॉलीचीट्स में होता है छोटे एग्स, और बड़े एग्स किन में होते हैं बेटा? दैट इज इन ऑस्ट्रिच। ठीक, अगर हम कहेंगे ना, यहाँ एक और बात मैं बोलूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ द एग्स, मेम्ब्रेन्स 3 टाइप्स के होते हैं। जो अपना मेम्ब्रेन होता है ओलिमा, इसको बोलेंगे प्राइमरी मेम्ब्रेन, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। ठीक, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, जो एग के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं हम प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, दैट इज ओलिमा। जो मैंने अभी बोला ज़ूना पेलुसिडा, यहाँ होता है सेल्यूलर लेयर, अगर याद होगा अभी पढ़ाया, ये सिंथेसाइज्ड बाय ओरिन, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। सेकेंडरी, यहाँ एग्जांपल क्या आएगा? उलीमा। अगर मैं बोलूंगा सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, उसकी एग्जांपल कौन आएगा बेटा? कोरोना रेडिएटा। अगर हम कहेंगे टर्शियरी एग मेम्ब्रेन, तो वो सिंथेसाइज करता है फैलोपियन ट्यूब, खुद ब खुद फैलोपियन ट्यूब सिंथेसाइज करता है, और उसका नाम आता है बेटा, अगर याद होगा, आप शेल देखते हैं, शेल भी एक मेम्ब्रेन होता है, तो दैट इज, we can say that tertiary egg membrane synthesized by fallopian tubes. For example, shell, egg shell. ठीक, यहाँ क्या सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन की क्या एग्जांपल आएगी? कोरोना रेडिएटा। तो टर्शियरी एग मेम्ब्रेन की क्या एग्जांपल आएगी? शेल। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन की एग्जांपल क्या आएगी बेटा? दैट इज ओलिमा। क्लियर बेटा? ये सारा कुछ, दिस वाज ऑल अबाउट दैट, we can say that the structure of egg. इंशाल्लाह दूसरे वाले लेक्चर, आज ही वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। दूसरे वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। और लिख के रखो बेटा,
उसी में क्वेश्चन आएगा, उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो है इंपॉर्टेंट लेक्चर, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। इंशाल्लाह वो दूसरे लेक्चर में।